हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए, आप देख रहे हैं जैसा कि चैप्टर वाइज PYQ फॉर एनडी एग्जामिनेशन, और आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी सेशन 1। तो सेशन 1 में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो एनडीए में आए हुए हैं उनको डील करेंगे, और ये प्रोबेबिलिटी सेशन 1 में, सेशन 2 में भी हम आगे और PYQ बहुत सारे कराएंगे। तो देखेंगे इसमें से कैसे वर्बली क्वेश्चन कर पाएंगे, और कोशिश करते हैं कि 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली करें, जिससे कि समय बचा पाओ। और जब समय बचा पाओगे तो स्वाभाविक औरों को पिछाड़ पाओगे, और वर्बल जब करोगे तो समय बचेगा ही। तो उसकी आदत डालना है। तो उसको करने के लिए पहले तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद फिर हमें आदत डालना है कि हम कैसे वर्बल कैलकुलेशन करें और उसका हम लोग वर्बली जवाब दें। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं, 1 by 1 देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि a pair of fair dice is rolled. What is the probability that the second dice lands on the higher value than does the first die? पहली डाई की तुलना में सेकेंड डाई हायर वैल्यू दे, हायर नंबर दे। यानी पहली डाई अगर 1 दिखा रही तो दूसरी डाई 2 दिखावे, 3 दिखावे, 4, 5, 6। यानी इसका 1 तो इससे बड़ा क्या होगा, 2 से शुरू होगा, 2 से 6 तक 5 केस होगा। जब पहली डाई 2 नंबर दिखावे तो दूसरी डाई 2 से बड़ा यानी 3 दिखावे, 4, 5, 6, 4 केस होगा। फिर ये 3 दिखावे तो फिर 4, 5, 6, 3 केस होगा। तो ऐसे ही 5, 4, 3, 2, 1, जब ये 5 दिखाएगी तो वो 6। तो सिग्मा 5 का मतलब 15, 15 डिवाइडेड बाई 36 विल बी द सैंपल स्पेस, बिकॉज पेयर ऑफ डाइस है, 2 डाइस का सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 स्क्वायर, 6 पावर 2। तो 15 डिवाइडेड बाई 36, आप इसको कट करोगे 3 से तो आपका वो कितना हो जाएगा, 5/12। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो वर्बल हुआ कि नहीं हुआ? अब हम जो किया एक बार इसको समझो। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 5 डिवाइडेड बाई 36, दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 36। जब कट करोगे तो 5/12 आ जाएगा। अब ऐसा क्यों कि पहली डाई जब 1 दिखाएगी तो दूसरी डाई यहाँ पे 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, ये 6 तरीके से हो सकती है। जब ये 2 दिखाई तो ये 3, 4, 5, 6, 4 तरीके से। जब 3 दिखाएगी तो यहाँ पर 4, 5, 6 ऐसे करके लास्ट में करते 5 दिखाए तो 6, तो ये 4 केस, 5 केस हो गया इसका, ये फिर 4 केस, ये फिर 3 केस, ऐसे करके करते तो सिग्मा 5 इतने केस होंगे। फेवरेबल केसेस जो हुए वो 15 होंगे सिग्मा 5, क्योंकि ये 1 है तो इसमें सेकेंड डाई में 2, 3, 4, 5 तरीके दिखा सकती है। पहली डाई में अगर 2 आउटकम है तो दूसरी डाई में 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 4 तरीके से, एंड सो ऑन। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट में जब इसमें पहली डाई में 5 होगा तो दूसरी डाई में उससे बड़ा 6 होगा, 1 केस होगा। तो 5, 4, 3, 2, 1, सिग्मा 5 15 सबको पता है, और 2 डाई का सैंपल स्पेस 36 होता है ना। तो फेवरेबल आउट ऑफ दिस दैट विल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ, जो ये मैंने किया आप भी वर्बल आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? तो आदत डालना, जब कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या पूछा जा रहा है तो वर्बल आप आराम से कर पाओगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे हम इसको वर्बल करने की कोशिश करेंगे। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड एंड अनबाइस्ड डाइस इज रोल्ड। अगर कॉइन इज टॉस्ड तो फेयर ही माना जाएगा, जब कुछ नहीं लिखा है तो वो अनबाइस्ड ही माना जाएगा, फेयर डाइस ही माना जाएगा, तो नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 2 or 4 or 6 along with the head? नंबर 2 या 4 ये 6 यानी इवन नंबर आवे, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2, और उसके साथ हेड भी आवे, ये भी और ये भी, दिस एंड दिस, 1/2 इंटू 1/2, 1/4 विल बी द आंसर। कितना आसान है, क्योंकि डाई में या तो 8 आएगा तो इवन आएगा। तो कह रहा है जो है डाई में यहाँ पर 2, 4, 6 यानी 3/6 है ना। ये तो 2, 3 फेवरेबल के आउट ऑफ 6, तो ये हो। एट द सेम टाइम कॉइन में हेड आवे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी 1/2। तो ये भी और ये भी हो, 2, 4, 6 भी चलेगा और उधर हेड चलेगा। तो दिस एंड दिस दोनों होने के लिए 1/4 विल बी द आंसर, 1/2 इंटू 1/2। अब बोलो वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर देखिएगा ABC are the 3 events, then what is the probability that at least 2 of the 3 events occur together? तो at least 2 of the 3, 3 में कम से कम 2, तो 2 भी चलेगा और 3 भी चलेगा। तो जब सिंगल से 2 का जोड़ोगे
तो जो कॉमन वाला 3 बार जुड़ेगा तो एक बार निकाल लेना, तो दिस विल बी द आंसर। ये तो आपका वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, है ना। ऐसा आप पढ़ोगे ए और बी और यहाँ पर सी, 3 सेट लिया। अब जब यह कॉमन जोड़ोगे ए और इंटरसेक्शन बी करोगे तो ये भी ऐड हुआ, कलर चेंज कर देते एक बार, तो एक बार ये भी ऐड हुआ और ये भी ऐड हुआ ए बी में, इसको हम ए लेते हैं सेट बी और सी। जब बी इंटरसेक्शन करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब सी ये करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 इवेंट, तो एटलीस्ट 2 का मतलब ये 2 वाला और तीनों वाला चलेगा। तो इस 3 में यहाँ पर क्या है, कॉमन वाला तीनों में 3 बार ऐड हो गया, तो 2 बार निकाल लेना। ये वाला 2 बार निकाल लिया, इंटरसेक्शन तीनों, तो 1 बार रहेगा, क्योंकि एक बार चारों चाहिए ना, केवल 2 वाले और 3 वाले। एटलीस्ट 2 मतलब 2 एज वेल एज 3, तो अगर तीनों निकालोगे तो एक भी नहीं बचेगा, तो ये नहीं चलेगा, एक तो रखना ही पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास इसमें जब जोड़ते हो तो कॉमन वाला 3 बार जुड़ता है, तो 2 बार निकालोगे तो 1 बार रहेगा, तभी तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 बार हो या तो 3 बार हो। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर ए एंड बी सच दैट पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस, पी इंटरसेक्शन दिस इक्वल टू दिस, इफ पी बी इज लेस देन पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी इज स्मॉलर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, देन व्हाट इज द पी बी, यानी स्मॉलर वाले को पूछा जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6, और यूनियन जो 2/3 है, तो ए यूनियन बी का फार्मूला होता है यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो सिंगल आपका इंटरसेक्शन इधर लाओगे तो ऐड हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू दिस प्लस दिस हो जाएगा, जोड़ दोगे तो इस केस में आ जाएगा 5/6, है ना, क्योंकि 4/6 कर लेना तो 5/6 आएगा, और पी ए इंटू पी बी इक्वल टू 1/6, यानी 1/3 इंटू 1/2 करोगे तो 1/6 आएगा, और 1/2 प्लस 1/3 करोगे तो 5/6 अब आएगा। तो स्मॉलर वाला, क्योंकि पी बी स्मॉलर देन है, तो 1/3 वाला आंसर होगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ए यूनियन बी और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ये मन में मैंने कर लिया, क्योंकि ये पता है यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, उधर जाता माइनस होता है, इसको इधर ले आए, है ना। इन दोनों को जोड़ दिया है, दिया हुआ है 2/3 और प्लस 1/6 इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू जब इनको ऐड किया तो आ जाएगा 5/6, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है 1/6। तो अगर हम इसमें दो प्रोबेबिलिटी का सम 5/6 है, उनका प्रोडक्ट 1/6 है, इसका मतलब एक 1/2 होगा, एक 1/3 होगा। अब चूंकि छोटा वाला पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्मॉलर देन प्रोबेबिलिटी है, तो बी वाला ये है, छोटा वाला है, तो दैट्स वाई छोटा वाला दिस विल आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बी विल बी ऑब्टेन इजीली। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। ये आप मन में कर सकते थे, क्योंकि ये फार्मूला पता है, यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस माइनस वाला इधर आया, तो सम आपका 5/6 और भी जोड़ सकते हो, और प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों का इंडिविजुअल का इंटरसेक्ट प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। तो दो का सम 5/6 और प्रोडक्ट 1/6, इसका मतलब 1/3 1/2 होगा, सॉल्व करोगे, है ना। तो 1/2 1/3 को जोड़ोगे तो 5/6 आएगा, और प्रोडक्ट आपका 1/6 आएगा ही। अब इसमें स्मॉलर वाला पूछा जा रहा है, स्मॉलर स्मॉल बी, क्योंकि बी स्मॉलर देन है, तो इन दोनों में स्मॉलर 1/3, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इफ द टू फेयर डाइस आर रोल्ड, then what is the conditional probability that the first die lands on the 6 given that the sum of the number on the dice is 8। अगर sum of the number 8 आवे तो 8 तो भाई 5 तरीके से आता है, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। आप चेक कर सकते हो, बना सकते हो 8 कैसे कैसे आएगा, कि पहले का दूसरे का फिर 6, पहले का 3 फिर दूसरे का 5, ऐसे करोगे 5 केस होगा, 4 फिर एक इंटर बदल जाएगा। तो उसमें से पहली डाई 6 दिखावे तो 6 और 2 8 हो जाएगा सम, पहले में 6 दिखावे दूसरे में 2 दिखावे तो 8 हो जाएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस 5 हो जाएगा, फेवरेबल 1 हो जाएगा 6 तो 1/5 विल बी द आंसर। ये 5 हो जाएगा सैंपल स्पेस। सम ऑफ द नंबर जो है 8 आवे वो
8 आवे वो 3 तरीके से हो सकता है, और पहली डाई दिखावे तो ये 1 में होगा, क्योंकि इस पहली में डाई में 6 दिखावे, दूसरे में सम 8 हो जाएगा, क्योंकि जो सैंपल स्पेस तो आप जान ही रहोगे। देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख देते हैं 1 6, उसके बढ़ा दिया 3 5, उसके बढ़ा दिया 4 4, उसके बढ़ा दिया 5 5 3, उसको बढ़ा दिया 6। तो ये 5 केस है, सम देखो 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 है ना, ये पहली डाई दूसरी डाई। अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट डाई सोज क्या है, लैंड्स ऑन द 6। तो ये आपका फेवरेबल केस हुआ आउट ऑफ 5, 5 में से पहली डाई में 6 दिखावे है ना, तो ये यहाँ पर 1/5। तो ये तो सम 8, ये तो पता है, तो सीरीज आप जानते होंगे कि सम 2 से लेकर के 12 तक आपको कैसे कैसे होता है, ये तो आपको पता होगा। जैसे एक बार हम सम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आपको पता होगा कि जब 2 डाई को थ्रो करेंगे तो सम यहाँ पर कितना कितना हो सकता है, 2 से 12 तक। तो इसका जो नंबर ऑफ फेज सम 2 तरीके से, एक तरीके से 2 3 4 5 6, फिर अब कम होता जाएगा, सिमेट्रिक रहेगा इसके रिस्पेक्ट में 6 4 3 2 1, तो सम जो है 5 4 तरीके से आ सकता है। ये तो आपको बताया गया होगा, तो ये तो पता ही है। और पहली डाई 6 दिखावे तो इसका 6, उसका 2, एक केस होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा आपका थ्योरी का तो सब वर्बल बनेगा, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर दिक्कत है ना। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। There are 2 symmetric dice flipped with each dice having the 2 sides painted red, 2 painted black, 1 painted yellow and another painted white. What is the probability that both lands on the same color? तो इसमें 2 फेस पेंटेड रेड हैं है ना, तो 2/6 हो जाएगा, और उसका भी 2/6, उसका भी रेड आवे, रेड आवे तभी तो सेम कलर, तो 2/6 2/6 4/36, और उसका भी 2 पेंटेड ब्लैक है, तो ब्लैक दोनों का हो तो 2/6 2/6 अगेन 4/36, और इसका येलो हो उसका भी येलो 1/6 1/6, और इसका वाइट 1/6 1/6, तो 2 × 4 4 और 4 8 8 2 10 10 डिवाइडेड बाई 36, तो 10 डिवाइडेड बाई 36 को आप 2 से कट करोगे तो 5/8 विल बी द आंसर। देखो जो यहाँ पर डाई है उसमें से 2 फेस रेड से पेंटेड है ना, 2, तो पहले में रेड आवे तो 2/6, दूसरा भी रेड आवे, सेम कलर आना है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आकर सेम कलर, तो इस केस में 2/6 रेड रेड का हो गया, पहले में इतना दूसरे में इतना, उसके बाद फिर प्लस बात करेंगे। अब 2 पेंटेड ब्लैक, तो पहले का ब्लैक आवे क्योंकि आउट ऑफ 6 फेसेस में 2 फेसेस ब्लैक से पेंटेड है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, और दूसरे का भी ब्लैक आवे, दूसरे में भी यही है 2/6, जो पहली डाई में पेंटिंग है वही सेम डिटो दूसरे में भी है, तो उसमें भी सेम कलर, तो ये आ जाएगा क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक। येलो येलो, पहले का येलो दूसरे का येलो, 1/6 × 1/6, और प्लस नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, वाइट वाइट, पहले का 6 और 1/6, क्योंकि वाइट कलर से एक ही फेस पेंटेड है, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी, तो पहले का वाइट दूसरे का वाइट, तो यहाँ पर इस केस में हम लोग रेड रेड, उसके बाद फिर ब्लैक ब्लैक, उसके बाद फिर येलो येलो और वाइट वाइट, यही मैंने कर दिया नीचे 36, तो 4 4 8 2 10, तो इसी को मैंने मन में कर लिया था, 10 डिवाइडेड बाई 36 दैट मीन 5/18 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस केस। जैसी पहली डाई में पेंटिंग है वही दूसरे में है, पहले में 2 रेड है, दूसरे वाली डाई में 2 रेड है, पहले में 2 ब्लैक हैं और एक व्हाइट है एक येलो है, दूसरे में भी 2 ब्लैक एक व्हाइट एक येलो, डीटो है, तो दोनों सेम कलर दे तो रेड रेड, तो इसका रेड है उसका रेड, और ब्लैक ब्लैक उसका ब्लैक उसका ब्लैक, या फिर येलो येलो या फिर व्हाइट व्हाइट, दिस वे इट विल गो ऑन, तो 5/18 विल बी द आंसर इन दिस केस। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। There are n socks in a drawer of which 3 socks are red. If 2 of the socks are chosen randomly and probability that both selected socks are red is half, then what is the value of n? तो उस केस में हम n की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 जो है रेड सॉक्स है उसमें 2 सेलेक्ट करोगे तो दोनों रेड हो तो फेवरेबल हो जाएगा 3C2 आउट ऑफ NC2 इक्वल टू हाफ है, तो 3C2 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखे यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 6 लिखें, तो 4 NC2 में n की वैल्यू 4 होगी तो 4C2 6 होता है, तो n की वैल्यू 4 विल बी द आंसर, यहाँ पे है 4।
देखिए यहाँ पर जो 3C2 आउट ऑफ NC2 इज इक्वल टू 1/2। 3 रेड में 2 रहे तो 2 रेड निकाला तो दोनों रेड हो तो 3C2 आउट ऑफ n में से 2 निकालोगे, क्योंकि n यहाँ पर देयर आर n socks in a jar of which 3 are red, 2 of the socks are chosen at random and the probability that both the selected socks are red। तो तीनों में से 2 रेड इतने तरीके आ सकते हैं और जो सिलेक्शन हो सकते हैं n सॉक्स हैं ड्रॉर में, तो NC2 टोटल नंबर इतने सिलेक्शन है और ये प्रोबेबिलिटी रेड आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड होने की प्रोबेबिलिटी हाफ दिया हुआ है। अब यहाँ तो ये 3 है, इसकी वैल्यू 3 सबको पता है। इसमें हाफ कब आएगा? जब ये यहाँ पर 6 आवे। 6 कब आएगा? जब n की वैल्यू 4 हो। जब इसकी वैल्यू 4 होगी तभी तो 4C2 6 आता है। तो आप क्या तो मल्टीप्लाई करके कर लो और या तो वर्बल कर लो, बहुत आसान है ना। तो इसलिए 1/4 मैंने यहाँ पर 4 n की वैल्यू 4 आएगी, इसलिए मैंने वर्बली कैलकुलेट किया कि दोनों रेड हो, 3 रेड हैं, 3C2 आउट ऑफ टोटल NC2 इक्वल टू हाफ। तो 3C2 3 पता रहता है, तो 3 बाई नीचे 6 आने के लिए अब NC2 इक्वल टू 6, तो NC2 इक्वल टू 6 आने के लिए n की वैल्यू 4 होती है, पता ही है, तभी तो हाफ होगी। 3/6 हाफ इज गिवन रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आराम से आप इसको कंसेप्ट क्लियर है तो कर सकते हो। हम लोग वो करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 कार्ड्स आर chosen at random from the deck of 52 playing cards. What is the probability that both of them have the same value? यानी इसका 2 नंबर उसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर उसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर उसका 4 नंबर, इसका 1 का उसका 1 का, बोथ है सेम। तो 4 सूट होते हैं, तो 4 सूट में इसका और उसका, तो कितने तरीके से 4C2, तो 4C2 इंटू 13, क्योंकि 13 वैरायटी पाते हैं, 4C2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 52C2। तो 4C2 कितना होगा? 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 1, तो आपका इसको कैंसिल करोगे तो 1/17 आना चाहिए। देखो यहाँ पर हो जाएगा 4C2, क्योंकि 4 सूट में भाई हार्ट, क्लब, डायमंड, स्पेड 4 तरीके के होते हैं, तो इसका 2 इसका 2 इसका 2, तो 4 में 2 का सिलेक्शन ये हो जाएगा। ऐसे ही 2 का नंबर का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, फिर जैक होता है, क्यून होता है और स्पेड होता है, सॉरी किंग होता है, और उसके अलावा 1 का भी होता है। तो 1 से लेकर के 10 तक और 3 जो फेस होते हैं करेगा, तो ये 13 तरीके 13 में आ जाएगा, है ना। 13 टाइप के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी हार्ट और उसका भी 2 नंबर, उसका भी 2 नंबर, तो 4 वैरायटी में 2 कितने हो जाएंगे और टोटल कितने होते हैं? 13। एक, क्योंकि भाई एक का एक सेम हो सकता है, बासा सेम हो सकता है, किंग आई मीन क्यून हो सकता है, जैक 10 9 9 ऐसे करके 2 तो 13 आउट ऑफ क्या हो जाएगा? 52C2, क्योंकि देयर आर 52 कार्ड्स होते ही है, पता ही भी है, गिवन भी है। तो 2 सेलेक्ट करोगे तो दोनों का सेम वैल्यू आवे, इसका भी जो पता है उसका भी पता है, इसका 5 नंबर तो भी 5 नंबर होए, तो 5 किसका? 4 वैरायटी में 5 का जब हम लोग 2 का सिलेक्शन करेंगे तो 4C2 6 केस बनेगा ना। यानी स्पेड का 5, हार्ट का स्पेड का 5 नंबर, डायमंड का 5 नंबर, स्पेड का 5 नंबर, क्लब का 5 नंबर, ऐसे करके 4 वैरायटी में 4 सूट में 2 का 6 पेयर होगा। ऐसे 5 के लिए होगा, फिर 6 के लिए होगा, फिर इसके लिए होगा। 13 पत्ते होते तो 13। तो इसको जब सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर तो 6 हो जाएगी, तो इसमें आराम से कर लोगे। यहाँ पर 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 ऊपर हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस केस में देखिएगा, ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका 13 इंटू 4 हुआ, ये कैंसिल करके यहाँ पे 2 किया, 2 कैंसिल करके 3 किया, 3/51 का मतलब 1/17। ठीक है। तो ये आप अगर वर्बली नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन तो थोड़ा लिख के भी कर सकते हो, इट वोंट टेक दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। कंसेप्ट समझ गए होगे कि 2 कार्ड हम निकालें तो सैंपल स्पेस से हो गया, और दोनों के दोनों कार्ड सेम नंबर शो करें। तो सेम नंबर शो करें भाई, तो यहाँ पर 4 वैरायटी ना, सेम नंबर में कौन से 2 नंबर? 5 नंबर सेम कराना है, तो 5 किसका? पान का पत्ता और चिड़ी का पत्ता है ना, क्लब वाला, कि पान का पत्ता है ईंट वाला, डायमंड वाला, ये 5 का पत्ता या स्पेड वाला पान का। तो ऐसे पेयरिंग, तो 6 वैरायटी में 2 का 6 पेयर बनेगा। ऐसे कितने पत्ते होते हैं? 1 से लेकर के
किंग तक 13 पत्ते होते हैं तो 13 केस होगा, इसी को 13 बार जोड़ना है, 13 से मल्टीप्लाई। तो कंसेप्ट के लिए होगा, कैलकुलेशन आप मन में अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा कैलकुलेशन पेन का यूज कर भी सकते हो। ऐसा कि नहीं कि आपको 100% पेन का यूज नहीं करना है, 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली बन जाएंगे और 10-20% में पेन का थोड़ा यूज करना ही पड़ता है थोड़ा, है ना। अब देखोगे कह रहा है इन 8 थ्रोज ऑफ ए डाई 5 or 6 इज कंसिडर टू बी सक्सेस, यानी पी की वैल्यू क्या हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पी की वैल्यू क्या सक्सेस और क्यू वैल्यू नॉट सक्सेस। तो 5 or 6 यानी 2/6 यानी 1/3 इज पी, तो 2/3 इज क्यू नॉट सक्सेस का। मीन है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेस इज रिस्पेक्टली, तो मीन होता है एन पी, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 बार थ्रो करने में एन की वैल्यू 8 हो गई, तो 8 इंटू पी, तो 8 इंटू 1/3 तो हो जाएगा 8/3, तो 8/3 तो यहाँ पर भी है। अब आगे देखें, आगे कह रहा है स्टैंडर्ड, तो वेरिएंस होता है एन पी क्यू, तो एन पी का स्क्वायर करोगे तो स्टैंडर्ड होता है, तो एन पी क्यू के एन की वैल्यू 8, पी की वैल्यू 1/3 और क्यू की वैल्यू 2/3, तो आपका 16/3 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4/3, तो दिस विल बी द आंसर, है ना। तो यहाँ पर मीन जो है वो आपको पता होगा, मीन इक्वल टू होता है एन इंटू पी, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है अंडर एन पी क्यू होता है, यानी क्योंकि वेरिएंस एन पी क्यू होता है तो उसका स्क्वायर। तो एन की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू यहाँ पर 8 बार थ्रो कर रहे हैं, पी जब गेटिंग है नंबर 5 or 6 2/6 हो जाएगा, 2/6 का मतलब 1/3, तो क्यू नॉट गेटिंग सक्सेस 2/3 हो जाएगा, 1 - 1/3। तो एन पी क्यू तीनों वर्बली पता है ना, एन वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू वर्बली पता है। अब तो पता होगा मीन क्या होता है एन पी, तो एन इंटू पी वर्बल नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर वेरिएंस होता है एन पी क्यू, तो एन पी क्यू आपका निकाल करके उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। यही पूछा जा रहा है ना, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों चीज़ें, तो आपको दोनों चीज़ें वर्बल कर सकते हो। कैलकुलेशन इज नॉट दैट मच टफ कि आप वर्बल नहीं कर सकते हो, बशर्ते आप जानो मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए, है ना, तभी तो आप कर पाओगे। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट mod of A and mod of B are mutually exclusive. If PA equal to 0.5, PB equal to 0.6, then what is the value of PA in under the condition that B occurred? तो A इसका इंटरसेक्शन है ना, डिवाइडेड mod of प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी आप तो 0.6 है, और ए बी का इंटरसेक्शन जब कॉमन लोगे ए बी में तो आपका हो जाएगा 0.6 और 0.5 है, तो 0.1 हो जाएगा, 1/6 विल बी द आंसर, 1/6 विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ये क्या हो जाएगा 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। डिमार्गस थ्योरम पता होगा, है ना, इन दोनों का इंडिविजुअल का इंटरसेक्शन पूरे का, और इसी को लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट इज इक्वल टू 1, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी ए में भी ना हो बी में हो, इसका मतलब इन दोनों का यूनियन जब लेंगे तो अंदर वाले में होगा, इसका 1 होगा, बाकी इसको हम लोग बात करते हैं ए में भी ना हो, इसमें भी ना हो, ए नॉट बी नॉट, ये सब चीज़, तो ए यूनियन बी में 1 होना ही पड़ेगा। अब जब ये पता है तो इंटरसेक्शन निकालना बहुत इंडिविजुअली पता है, ये तो सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये तो आपको फार्मूला पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसको इधर लाओगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस माइनस इंटरसेक्शन, यहाँ पर एक मिनट हम लोग इसको पहले फार्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो सबको पता है, यही निकालना है, तो जब इसको इधर लाओगे तो वो जाके घट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इन यूनियन बी, तो इसमें हो जाएगा पी ए का मतलब कितना हो गया 0.5 और प्लस 0.6 और माइनस 1, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 निकाल ही चुका हूँ, तो आपका हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पर जब इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो इसका क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
तो ये आपका हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.6 दैट इज 1/6। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट। प्रोबेबिलिटी अभी 0.6 तो दिए हुआ है, बस इंटरसेक्शन चाहिए। तो यूनियन 1 आ रहा है, इंडिविजुअली दिया है, इंडिविजुअली दिया है, तो इंडिविजुअल में अब आप क्या करोगे, आपका यूनियन वाला घटाओगे तो इंटरसेक्शन। तो ये तो बेसिक फार्मूला आपको सोते जागते हुए पता ही होना चाहिए हर समय, है ना, क्या होता है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो उधर चला जाएगा, तो इंडिविजुअली ये 0.5, 0.6, 1.1 आया, में आपका 1 घटा दोगे तो 0.1 आएगा। तो 0.1 यानी ये वाला पॉइंट बी वाला है, ये ए है, तो आपका सैंपल स्पेस पॉइंट बी हो गया, और इसमें जो कॉमन होगा 0.1 होगा, 0.1 होगा, ठीक है। तो 0.1 आउट ऑफ 0.6। तो कुल मिलाकर के ये भी उतना टफ नहीं है जितना, या तो आप देख सकते हो कि ए भी ना हो बी भी ना हो, है ना, तो इस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब 0, नो कॉमन थी, नो कॉमन, तो ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। अब इंटरसेक्शन निकालो, क्योंकि यहाँ फार्मूला में एक अंडर द कंडीशन दैट बी आकर इसका जो वैल्यू इसके बराबर होती है, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर जो नीचे होता है वही होता है। तो ये तो आपको पढ़ा होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी में, है ना, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में, बस इसी का इंटरसेक्शन उससे निकाल लिया, और ये पॉइंट बी दिया हुआ है, या तो इसमें कॉमन लेकर के टोटल के सैंपल स्पेस इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, कि भाई बी आकर तो ए हो, तो बी में ए इतना पोर्शन, ये 0.1 है, ये 0.5, 0.6 है, 0.1 है, 0.1 इज कॉमन। तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे मेथड पे जाओ चाहे ऐसे भी कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ आइदर ए और बी। तो आइदर ए और बी का मतलब या तो ए या तो बी, तो या तो ए या तो बी में मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, ये तो आपको पता ही होगा, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। तो ए यूनियन बी इसका मतलब ही यही होता है किस केस में, तो इस केस में आंसर या तो ए या तो बी। तो इस रीजन में कोई भी होगा तो या तो ए आइदर ए और बी आ जाएगा, दोनों में होना या तो किसी न किसी होना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू। तो रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है, इसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, कह रहा है कॉइन इज टॉस टिल द फर्स्ट हेड अपीयर्स देन व्हाट इज द सैंपल स्पेस। पहले जब तक कि हेड ना आवे तो सैंपल स्पेस में पहले हेड आवे, काम खत्म, या तो फिर पहले टेल आवे तब हेड आवे, क्योंकि दोबारा हेड कब आएगा, जब पहले टेल आवे तभी तो दोबारा मौका मिलेगा। फिर टेल टेल हेड, तो टेल 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 हेड, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस ये हो जाएगा, है ना। सैंपल स्पेस या तो पहली बार हेड आवे, या तो पहली बार ना आवे तो टेल आवे और फिर उसके बाद हेड आवे, या फिर टेल टेल हेड आवे, है ना, क्योंकि जब तक हेड नहीं आया तब तक गेम खत्म नहीं होगा। तो हेड आने के लिए पहली बार में चांस में, या फिर दूसरे चांस के लिए तभी मिलेगा जब पहले टेल आवे तब हेड आवे, तब तीसरे मिलेगा पहले टेल टेल तब, एंड दिस वे इट विल गो ऑन। कोई दिक्कत है? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे सैंपल स्पेस वर्बली निकालेंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि टू डाइस आर थ्रोन simultaneously, what is the probability that the sum of the number appearing on them is a prime number। अब जब दो डाई को थ्रो करेंगे तो सम 2 से लेकर के 12 तक होगा। अब 2 से लेकर के 12 तक में जो प्राइम होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 आता है। अभी हम बता चुके हैं सीरीज बना करके एक स्टेप का। तो सम 2 एक तरीके से, सम 3 2 तरीके से, और सम उसके बाद 5 4 तरीके से। तो को 2 1 और 4 हो गया 7। उसके बाद फिर आपका सम 2 1 और 5, तो सम 5 जो है 4 तरीके से आ सकता है। तो 1 + 2 + 4 कितना हो गया 7, और सम उसके बाद फिर 7 6 तरीके, 7 6 14, 7 6 13, और 13 हो गया। और फिर सम 11 2 तरीके से, 13 2 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 36। तो 15 डिवाइडेड बाई 36 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कट करने होगा कि नहीं होगा, यस 5/12 विद आंसर। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर सम प्राइम हो तो प्राइम नंबर 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, ये सम। और ये कितने तरीके से आ सकता है, अभी मैं यहाँ पर बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, सम 2 एक तरीके से आ सकता है, ये 2 तरीके से, ये 4 तरीके से, अभी हम एग्जाम्पल देके बताए थे, ठीक है। और ये कितने तरीके से आ सकता है, मैक्सिमम 6 तरीके से आता है, ये इसका मैक्सिमम 2। तो इन सबको सम करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो टोटल ये आपका 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना। 1 + 2 3 4 7 13, तो 15। अब पे फेवरेबल तो 15 है, क्योंकि सम प्राइम नंबर आवे तो प्राइम नंबर ये होते हैं,
2 से 12 तक, उसमें से ये प्राइम नंबर इतने तरीके आ सकता है, ये सम जो 3 लाना है 2 तरीके से, ये तो सम जो है प्राइम नंबर आ रहा है वो इतने तरीके 15 तरीके आ सकते हैं। तो फेवरेबल केस हो जाएगा, है ना, 15 और डिवाइडेड बाय सैंपल रेशियो 36, तो 5 से कट करोगे तो 5/12 विल बी द आंसर। ठीक है, 3 से कट करने पर 5/12। तो ये भी आराम से वर्बल किया जा सकता है, जैसा मैंने पहले करके दिखाया। तो ये तो सीरीज पता ही है, सम 2 से 12 तक में 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, और फिर 6 के बाद घटेगा 5 4 3 2 1 सम, है ना। ये अभी टेबल बना के दिखाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो वही चीज़ हम लोग मन में कैलकुलेट करके, और 2 डाई में सैंपल इस पर 36 होगा, आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा तो मेहनत करनी ही पड़ेगा। हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, कह रहा है कि if 5 of the company's 10 delivery trucks do not meet emission standard and 3 of them are chosen for the inspection, then what is the probability that none of the trucks choose will meet the emission? अर्थात 10 में से 5 emission मीट नहीं करते हैं, और 3 सेलेक्ट किया, तीनों हो ना emission मीट करे, तो 5C3 आउट ऑफ 20C3 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर 5C3 आउट ऑफ 10C3। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा कि इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी करते हैं। पहले बात तो ये समझो कि 5 जो है 10 डिलीवरी ट्रक में 5 जो है वो इमिशन का स्टैंडर्ड मीट नहीं करते हैं, है ना, 10 में से 5, और 3 को सेलेक्ट करेंगे तो सैंपल स्पेस 10C3 होगा। और कह रहा है कि तीनों के तीनों जो है स्टैंडर्ड एमिशन जो है, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो 5 में से 3 फॉलो नहीं करते हैं, तो 5C3, तीनों के तीनों स्टैंडर्ड एमिशन फॉलो न करें, तो 5C3 फेवरेबल आउट ऑफ द सिलेक्शन 10C3। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन में इतना टफ नहीं है कि आप इसको कर ना पाओ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 3 छोड़ दो, इसका भी फैक्टोरियल 3 छोड़ देगा, 10 × 9 × 8, इतना आप चाहो तो पेन का यूज कर सकते हो। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपका 5 के यहाँ पे 2 कर दिया, 2 के यहाँ पर 2 कर दिया, इसका यहाँ पे 4 कर दिया, इस पे यहाँ पे 3 कर दिया, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आराम से कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसमें उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 1/12 विल द आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 डिलीवरी ट्रक है, उसमें 5 ट्रक हैं जो स्टैंडर्ड इमिशन जो मीट का दे आर नॉट मीटिंग द इमिशन स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड का इमिशन जो है ये नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसी में से 3 सेलेक्ट करोगे, तीनों के तीनों स्टैंडर्ड को मीट ना करें, तो 5C3 आउट ऑफ 10C3। तो इसमें जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 विल बी द आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात क्या करेंगे कि देयर आर 3 coins in a box, one is 2-headed coin, another is a fair coin, the third is biased coin that comes up with the 75% of the time. So one of the 3 coins is selected at random and flipped. It shows that what is the probability that it was the 2-headed coin. देखो बेज थ्योरम पर है कि यहाँ पर 3 वैरायटी कॉइन है, एक में दोनों तरफ हेड है, एक में एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है यानी फेयर कॉइन है, और दूसरे में बाइस्ड है यानी 75%, यानी 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। 75% चांस है कि वो हेड आएगा, ये बाइस्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 3/4, 75/100। तो 3 टाइप का, अब एक उसी 3 कॉइन में निकाल करके फ्लिप किया गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और कि वो क्या है, 2-हेडेड कॉइन है, हेड आया तो वो 2-हेडेड का होगा। रिजल्ट मालूम है तो आपको बताना है किस कैटेगरी का है। तो इसमें सैंपल स्पेस जो है टोटल प्रोबेबिलिटी का काम करेगा, तो 1/3 × 1 प्लस 1/3 × 1/2 और प्लस 1/3 × 75% 3/4, और ये वाला जो आपका 1/3 × 1 न्यूमरेटर में जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3 न्यूमरेटर में हुआ, इधर आपका 1/3 और प्लस 1 आपका 3 × 1/2 तो हो गया 1/6,
6 और प्लस इधर आपका 1/3 इंटू 3/4 तो 4/15 आपका एलसीएम ले लोगे तो 3/4 तो 3/12 आ जाएगा। 12 एलसीएम ले लोगे तो इसको कैंसिल करोगे तो आपका फिर रेसिप्रोकल करोगे तो 4/9 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले यहाँ पर सैम्पल स्पेस बात करेंगे तो 1/3 कोई भी एक हम कॉइन सेलेक्ट हो सकता है, 3 वैरायटी कॉइन है तो कोई कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी कब, अगर दोनों तरफ हेड होगा, 2 साइडेड हेडेड है तो हेड आएगा, चाहे इधर पलटे चाहे उधर पलटे, तो सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी 1 होगी हेड आने की। दूसरा कॉइन 1/3 इंटू हो जाएगा 1/2 क्योंकि दूसरा फेयर कॉइन है। तीसरा है वो सेलेक्ट हो 1/3 उसमें से हेड आवे 75% मतलब 3/4। अब कह रहा है कि हेड आया तो आपको बताओ ये 2 हेडेड वाला था, यानी ये वाला चीज़ जो है इसके ऊपर चला जाएगा 1/3 इंटू 1, तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 4/3 आ जाए 4/9 आ जाएगा, करके देख लेना, है ना। तो आपका हेड आया तो हेड कैसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर 2 हेडेड वाले से होगा तो वो सेलेक्ट हो उसमें से हेड आवे, या तो फेयर वाले से हेड आवे तो वो सेलेक्ट हो और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, या तो हेड या तो टेल। और तीसरे वाला कब होगा, जब वो सेलेक्ट हो और उसमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी दिया 75% बाइस्ड है ना। तो इस केस में टोटल 3 केस हो सकता है क्योंकि 3 में कोई एक सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन हेड आया तो ऐसा हो ऐसा हो या ऐसा हो। टोटल केस में ये वाला पूछा जा रहा कि वो 2 साइडेड कॉइन है, जो हेड आया वो 2 साइडेड का है, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट विल गो न्यूमरेटर, तो ये जो है उसका क्या पार्ट तो हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस थ्योरम पर बेस्ड है, टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस काम कर रही, सिंप्लीफाई करो तो 4/9 विल बी द आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पर क्वेश्चन आते रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू दिस, तो ए यूनियन बी इक्वल टू 0.6 प्लस 0.6 1.2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हो ही नहीं सकता है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा क्योंकि कॉमन नहीं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में, है ना। तो पी प्रोबेबिलिटी बात करेंगे तो इस केस में 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी केस में एक तरीके से। तो अब जब पी ए यूनियन बी करोगे तो इसमें सब सिंपली हो जाएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो 0 हो गया, तो 0.6 प्लस 0.6 माइनस 0 दैट इज 1.2 विच इज इम्पॉसिबल, एक तो ये बात हुई। अब कह रहा है कि तो पहला तो गलत हो गया, ए एंड बी आर टू एनी टू इवेंट्स सच दैट पी ए अंडर द कंडीशन दैट बी आकर इज 1, तो और देन पी बी नॉट और ए नॉट इज इक्वल टू 1, तो अगर हम बी ए के अंदर कर लें तो हमारी समस्या काम बन जाएगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये ए है और ये हम क्या कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, तो यहाँ पर जब बी में आकर होगा तो स्वाभाविक ए में आकर 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए वन बी आकर, तो जब बी आकर तो बी तो सबसेट आप ए कर दें, इसके अंदर कर लें, तो जब बी में आकर होगा तो ए में आकर होगा, 100% प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। और जब बी नॉट ए नॉट, जब ए में नहीं होगा तो स्वाभाविक है बी में भी नहीं होगा, है ना। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बी अंडर द कंडीशन दैट ए हैज नॉट आकर, तो ए के जब बाहर होगा तो स्वाभाविक है बी के बाहर होगा, तो दोनों ये कंडीशन फुलफिल होगा। अगर ये इसके अंदर है तो ये भी होगा तो ये भी होगा, इसलिए ओनली बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्री से आप इसको समझ सकते हो। और ये इसलिए नहीं होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिविजुअल का सम यहाँ पर सैम्पल स्पेस में 1 को नहीं क्रॉस कर सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो इसलिए दूसरा गलत होगा, पहला सही होगा। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इसमें, इफ ए फेयर डाई इज रोल्ड 2 times then what is the probability that there are exactly 2 6s? A pair of die is rolled 4 times, 4 बार में 2 बार सक्सेस आवे तो 4c2 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और नहीं आने की 5/6, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपका 4c2 का 6 डिवाइडेड बाई 6 ये आपका 25, 5 स्क्वायर डिवाइडेड 216, दिस विल बी द आंसर। देखो 4 बार में 2 बार हेड आवे, सॉरी 6 आवे। If fair die is rolled 4 times, then what is the probability that there are exactly 2 6s? तो probability of getting 6 की तो लिखने की जरूरत नहीं कि 1/6 होता है, probability of not getting 6 is equal to 5/6, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो हम लोग 4 बार में 2 बार आवे, नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा,
तो यही मैंने मन में कर लिया 4c2 इंटू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 का पावर 2 और 5/6 का पावर 2। अब जैसे यहाँ पर क्या करोगे तो यहाँ पर 6 पावर क्या हो गया 4 हो गया डिनोमिनेटर में, ये 6 कैंसिल कर दोगे, 5 स्क्वायर 25, तो 25 और डिवाइडेड बाई यहाँ 6 का पावर 4, यहाँ पर 2 6 पावर 4, एक 6 कैंसिल कर दिया, 4c2 6 होता है, 6 क्यों बचेगा, दिस विल बी आंसर। तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो कि 4 बार में 2 बार 6 आवे तो 4c2 6 आने की प्रोबेबिलिटी, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 2 बार 6 आवे तो 2 बार नहीं आवे। तो डिनोमिनेटर में 6 का पावर 4, इसका 2, इसका 6 पावर 4, इसका 6 पावर 4, यहाँ पर 6 है, एक कैंसिल कर 6 पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 216 और ऊपर 5 स्क्वायर 25 करके देख सकते हो। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। ए कॉइन इज बायस्ड टू दैट heads comes up thrice as likely as tails for 3 independent tosses of a coin, what is the probability of getting at most 2 tails? ठीक है, at most 2 tails, ज्यादा 2 टेल आवे, तो एक बार भी ना आवे, एक बार आवे, 2 बार आवे, है ना। और यहां पर दिया है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की तुलना में 3 गुना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड इज इक्वल टू 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल टू 1/4। ये तो वर्बल हो जाएगा, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी x है तो इसका 3x है, तो 3x प्लस x इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी 3/4। ये एक 3 यूनिट, 1 यूनिट या तो हेड या तो टेल, तो ये 3 गुना ज़्यादा है, तो 4 यूनिट में 3 बार ही आवे, एक बार ही आवे, तो 3/4 1/4, ये तो वर्बल हो गया। अब उसमें से क्या कर सकते हैं कि एट मोस्ट 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर 4c0 एक बार भी टेल ना आवे, 1/4 टू द पावर कितना हो जाएगा 0, 3/4 का पावर यहाँ पर 4, तो 4c1 एक बार टेल आवे, 1/4 का पावर 1 और 3/4 का पावर 3, देन 4c2 1/4 का पावर 2 और 3/4 का पावर 2। अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो बताओ नीचे क्या आ जाएगा, 4 का पावर 4 यानी इसमें आपका 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस आर कॉइन, 4 नहीं है, 4 नहीं 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर भी हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर लेकर के लाएगा फॉर 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस, 3 बार में क्या है ज़्यादा 2 बार टेल आवे, तो 3 बार में एक बार भी ना आवे, 3 बार में एक बार टेल आवे, 3 बार में 2 बार आवे। अब जब सिंप्लीफाई करोगे NC0 1 होता 1/, तो यहाँ पर क्या 27 बटे आपका हो जाएगा 27 बचे 64 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1, इसमें आपका क्या हो जाएगा 4 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 क्यूब 64 नीचे हुआ, तो यहाँ पर भी 3/7 था, यहाँ पर भी 3/7 था, यहाँ लिखना भूल गए 3/7, 3 बार में से है ना, 3c0 3c1 3c2 3 बार थ्रू किया गया है, तो यहाँ पर 3, तो 9 3 27, 27 ये भी हो गया 27 प्लस यहाँ पर 3c2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 64। अब 27 27 64 और 64 9 63, तो 63 63 डिवाइडेड बाई 64, तो 1 से थोड़ा कम, यानी 1 से थोड़ा कम तो यहाँ 0.9 होगा, 0.980 होगा, क्योंकि ये तो आधा करीब है, ये आधे से थोड़ा कम है, ये तो बहुत ही कम है, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहा हो, कह रहा है कि अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो टेल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर x है, तो हेड आने की हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर x प्लस 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1/4, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये 3 गुना है, उसकी तुलना में वो 1 यूनिट है तो 3 यूनिट है, तो टोटल 4 यूनिट में 3/4, ये तो वर्बल आ जाएगा, कोई जरूरी नहीं ऐसे बना करके हम बन करें। अब कह रहा है कि 3 बार में कम ज़्यादा 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 बार में एक बार भी ना आवे, है ना, तो 3c0 टेल आने का और ये टेल नहीं आने का, यानी हेड आने का, तो 3 में एक बार टेल आवे, 2 बार हेड आवे,
3 में 2 बार टेल आवे और 1 बार हेड आवे। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ रहा है क्योंकि ये वर्बल करने में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो इसमें आप पेन का यूज करके आप आगे बढ़िए। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे, बाकी तो कैलकुलेशन है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इतना तो आइडिया होगा ही आपको। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ए बैग कंटेन्स 20 बुक्स आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। 20 में 5 डिफेक्टिव हैं। 3 बुक्स आर selected at random and removed from the bag in the section without replacement, then what is the probability that all the 3 books are defective? अच्छा, तो 20 में से अगर 3 डिफेक्टिव निकालोगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 20C3 और उसमें से 5 डिफेक्टिव है, 5 में तीनों डिफेक्टिव 5C3। बस यही आंसर हो गया। अब फिर वही बात है, देखो एक बार फिर से समझो, 20 बुक्स हैं, 20 में 5 डिफेक्टिव हैं। 3 बुक अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से तीनों के तीनों डिफेक्टिव हों, तो 20 में से 3 का इतना सैंपल स्पेस होगा सिलेक्शन, और 5 में से 5 डिफेक्टिव, उसमें तीनों सिलेक्शन हो तो 5C3। अब ये जो आंसर हुआ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा वर्बल नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आप थोड़ा सा आप कर सकते हो। 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 20 × 19 × 18। फैक्टर थी कैंसिल हो जाएगा। 5 × 4 इसको हम 20 कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 6 कर देंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 1 बाई 114 तो 0.00 और फिर ये जाएगा 9 टाइम्स करिए तो 0.009। दिस विल बी द आंसर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करो 1 बाई, है ना, तो 114 से डिवाइड करो 1 को तो 0.00, जब अगला 1000 को हो जाएगा तो 9 के करीब जाएगा 1, है ना, तो 114 से। तो ये थोड़ा सा इसमें पेन का, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले जहाँ पर लगता कि पेन का जरूरत पड़ेगी। समझ तो क्या हो गए भाई, 20 में से हमें 3 सेलेक्ट इतना सैंपल हो, 5 डिफेक्टिव है, तीनों डिफेक्टिव हैं, तो दिस है ना 5C3 डिफेक्टिव में से तीनों ले लिया आउट ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो ये इसका कितना केस हो गया, दिस वे इट विल गो ऑन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। What is the probability that the February of the leap year selected at random will have 5 Sundays? अरे भाई, फरवरी लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। 4 कंप्लीटेड वीक में तो सारे के सारे दिन एक बार आएंगे, है ना, वीक में। तो कुल मिलाकर एक जो एक्स्ट्रा हुआ तो वो संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, 7 दिन में कोई दिन होता है, तो 1/7 विद द प्रोबेबिलिटी। तो नॉट ओनली संडे, अगर मंडे पूछा जाता तो भी 1/7 ट्यूसडे आता है, क्योंकि भाई कंप्लीटेड वीक तो पूरा 28 दिन तक हो गया, 1 से लेकर के 7 तक, फिर 8 से लेकर के 14 तक ये हो गया। तो 4 सप्ताह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जो एक्स्ट्रा बचा 29 डे, वो 29 डे संडे ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 7 दिन में कोई एक हो सकता है, तो 7 सैंपल स्पेस होगा उसमें कोई, क्योंकि संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, तो 7 दिनों में कोई भी एक दिन होगा, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7, है ना। तो बहुत आसान, चाहे कोई भी दिन आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी, कोई भी एक दिन होगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटेड वीक से एक एक्स्ट्रा है, तो वही एक एक्स्ट्रा होगा, तो 1 फेवरेबल होगा आउट ऑफ 27 केसेस। तो कितना आसान है, ये भी वर्बल हो रहा है। तो देखोगे कैसे हम लोग 80 to 90% क्वेश्चन हम लोग करके दिखाएं सेशन 1 में। अब और भी बहुत सारा PYQ करेंगे, जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं एनडीए में, सेशन 2 में करेंगे। देखते हैं, सारा क्वेश्चन एक एक करके हम लोग करेंगे और आदत डालवाएंगे कि आप कैसे वर्बली इसको कैलकुलेट करो, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।